बंगाल नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? लीची, रसगुल्ला, दुर्गा पूजा, या फिर वो खबरें जो रोज सुबह अखबार की सुर्खियां बनती हैं? कोई घोटाला, कोई रेप केस, कोई भ्रष्ट नेता जेल जाता है, कोई स्कैम उजागर होता है। अगर आप आज के बंगाल की बात करें तो ज्यादातर लोगों को पहले संदेश खाली याद आता है, फिर आरजी कर, फिर एसएससी घोटाला और बेरोजगारी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बंगाल कभी दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक हुआ करता था? इतना अमीर कि ली क्वान यू ने सिंगापुर कोलकाता देखकर बनाया था। इतना अमीर कि एक फ्रांसीसी यात्री ने लिखा, 17वीं सदी का बंगाल मिस्र से भी ज्यादा समृद्ध है। ये वही बंगाल है जिसने दुनिया को राजा राममोहन राय दिए, जिन्होंने सती प्रथा खत्म की। यही बंगाल है जिसने ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिए, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह का रास्ता बनाया। यही बंगाल है जिसने स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, सुभाष चंद्र बोस दिए। विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में रेडियो तरंगें भेजी। मार्कोनी से 2 साल पहले सत्येंद्रनाथ बोस ने भगवान के कण को अपना नाम दिया, बोसोन। ये वही बंगाल है जिसने भारत की पहली महिला डॉक्टर दी, पहली महिला पायलट दी। ये वही बंगाल है जहां एशिया की पहली यूनिवर्सिटी खुली, कोलकाता यूनिवर्सिटी, जिसने भारत को उसका पहला एमए, पहली पीएचडी, पहला डॉक्टरेट दिया। ये वही बंगाल है जहां देश का पहला आईआईटी खड़गपुर खुला, पहली मेट्रो चली, पहली अंडरग्राउंड ट्रैप सिस्टम लगी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बंगाल इस देश का सबसे ताकतवर औद्योगिक राज्य था। पूरे देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% हिस्सा अकेले बंगाल देता था। हावड़ा को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था। टाटा, बाटा, आईटीसी, हिंदुस्तान मोटर्स सब यहीं बनते थे। 1960 तक बंगाल की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से ऊपर थी। बंगाल एक आदर्श राज्य था, एक मॉडल था, लेकिन वह बंगाल अब सिर्फ किताबों में रह गया है, क्योंकि जो सरकारें आईं उन्होंने सत्ता तो संभाली, लेकिन राज्य को लूटने और तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले आई कांग्रेस, फिर वामपंथी और फिर ममता बनर्जी। 3 रंग, 3 कहानियां, लेकिन अंत एक ही, बंगाल तबाह। चलिए समझते हैं कैसे हुआ यह सब। 1967 का साल था। बंगाल में भयानक खाद्य संकट खड़ा हो गया। चावल और गेहूं के दाम आसमान पर थे। शरणार्थियों का तांता लगा हुआ था। कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और अक्षमता के आरोप लगे। पहली बार बंगाल में कांग्रेस को हार हुई और सत्ता में आया गठबंधन, लेकिन वह सरकार महज 9 महीने चली। फिर से चुनाव, फिर गठबंधन, फिर गिरी। इस दौरान राज्य में अराजकता का माहौल था, लेकिन इसी अराजकता के बीच एक घटना ने बंगाल की तकदीर का पहिया घुमा दिया। 1968 में वही हुआ जिसने बंगाल से उद्योगपतियों का पलायन शुरू कर दिया। अशोक कुमार, जिन्हें हम दादा मुनि के नाम से जानते हैं, अपने जन्म स्थान पर परफॉर्म करने आए। हॉल पैक था। अचानक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता वहां घुसे। उन्होंने दर्शकों को पीटा, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया, सड़कों पर लाशें बिछा दी। और इस बर्बरता का जवाब ज्योति बसु ने क्या दिया? कहा, यह पूंजीपतियों के खिलाफ मजदूरों का उभार है। उसी दौर में आदित्य बिरला के साथ राइटर्स बिल्डिंग के सामने ऐसी बदसलूकी हुई कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए। उन्हें सिर्फ अंडरगारमेंट्स में पैदल चलाया गया। बिरला उसी रात बंबई चले गए और फिर कभी बंगाल वापस नहीं लौटे। सोचिए, जब बिरला जैसा उद्योगपति भाग जाए तो कोई और क्यों रुकेगा? फिर 1977 में सीपीआईएम पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आई। ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने और यहीं से बंगाल के चरित्र हनन की शुरुआत हुई। सीपीआईएम ने बंगाल में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसे कैडर सिस्टम कहा गया। हर गांव, हर पंचायत, हर राशन की दुकान, यहाँ तक कि हर स्कूल और हर अस्पताल पर पार्टी के स्थानीय गुंडों का कब्जा था। जो उनके खिलाफ बोलता उसे कुचल दिया जाता, जो असहमति जताता उसे मार दिया जाता। 1977 से 2011 के बीच सिर्फ 34 सालों में बंगाल में 28,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई। यह आंकड़ा पंजाब के आतंकवाद और कश्मीर की मिलिटेंसी से भी ज्यादा है, लेकिन कभी इस पर बात नहीं हुई, क्योंकि मीडिया ज्योति बसु के साफ चेहरे को देखता था, न कि उनके कैडरों के खून से सने हाथों को। उद्योगों का क्या हुआ? सीपीआईएम की ट्रेड यूनियन सीआईटीयू ने ऐसा आतंक मचाया कि हर छोटी बड़ी बात पर हड़ताल होने लगी। 1980 के दशक में हर साल औसतन 100 से ज्यादा हड़तालें होती थीं। फैक्ट्री मालिकों को घेरा जाता था, पीटा जाता था, मशीनें तोड़ी जाती थीं। हिंदुस्तान मोटर्स बंद हुई। बाटा ने मैन्युफैक्चरिंग दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर दी। बर्न स्टैंडर्ड जैसी दिग्गज कंपनियां एक एक कर मर गईं और कम्युनिस्टों को इस पर गर्व था। उनका नारा था, कंप्यूटर खाएगा नहीं, लोग खाएंगे। मतलब तकनीक का विरोध। वही तकनीक जो बाकी दुनिया को आगे ले जा रही थी। क्या आप जानते हैं कि आईटी हब बनने का प्रस्ताव पहले बंगाल के पास आया था?
बेंगलुरु से भी पहले, और कम्युनिस्ट सरकार ने उसे ठुकरा दिया। आज बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली है और बंगाल उद्योगों का कब्रिस्तान। शिक्षा का जो हाल हुआ वह और भी दर्दनाक था। प्रेसिडेंसी कॉलेज, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, ये संस्थाएं जो कभी एशिया की शान थीं, राजनीति के अखाड़े बन गईं। प्रोफेसर बनने के लिए अब पीएचडी नहीं, पार्टी मीटिंग में हाजिरी लगती थी। मार्क्सवादी विचारधारा के पक्ष में रिसर्च करनी पड़ती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि हजारों प्रतिभाशाली बंगाली शिक्षक दिल्ली, जेएनयू और विदेशों में पलायन कर गए। बंगाल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट उसकी प्रतिभा बन गई। 34 साल तक बंगाली इस यातना को झेलता रहा, और जब वह पूरी तरह टूट चुका था तब एक महिला ने आवाज उठाई। सफेद साड़ी में, चप्पल पहने, साधारण दिखने वाली, लेकिन जिसकी आंखों में आग थी। ममता बनर्जी, वही ममता जिसे कभी हाजरा जंक्शन पर सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसका सिर फट गया था और वह 1 महीने अस्पताल में रही। वही ममता जिसे पुलिस ने बाल पकड़कर जीप में बिठाया और राइटर्स बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया था। उसने उस दिन शपथ ली थी, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी इस बिल्डिंग में कदम नहीं रखूंगी, और 2011 में वह मुख्यमंत्री बनी। बंगाली ने सोचा अब अच्छे दिन आएंगे, अब वह बंगाल वापस लौटेगा जो कभी दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य था। लेकिन जो हुआ वह किसी ने सोचा नहीं था। ममता बनर्जी ने वही गलती कर दी जो सीपीआईएम ने की थी। सत्ता में आते ही उन्होंने सीपीआईएम के उन्हीं कैडरों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जिन्हें वह हटाने का वादा करके आई थी। वही बूथ अध्यक्ष, वही गांव के गुंडे, वही लोकल तानाशाह। बस उनके हाथों में अब लाल झंडा नहीं, हरा झंडा था। सिस्टम वैसा का वैसा चल रहा था। पीएम आवास योजना के पैसे में से कटौती, मनरेगा की मजदूरी में से हिस्सा, अंतिम संस्कार के पैसों में से भी कट, ये सब पहले की तरह जारी था। अगर किसी को अपना घर बनाना होता तो उसे उसी इलाके के सिंडिकेट से बालू, सीमेंट, ईंट खरीदनी पड़ती जहां पार्टी का आदमी बैठा था। अगर कहीं और से खरीदता तो अगले दिन उसकी नींव गायब हो जाती। ममता बनर्जी की तानाशाही का पहला सबूत उनके सीएम बनने के 1 साल के भीतर आ गया था। जाधवपुर यूनिवर्सिटी के 60 साल के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने व्हाट्सएप पर ममता का एक कार्टून शेयर कर दिया, बस एक कार्टून। उस कार्टून के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लाइव टीवी पर माओवादी घोषित कर दिया गया। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो उन्हें सीपीआईएम का एजेंट कहा गया। जिस पत्रकार ने इस पर सवाल पूछा वह अगले ही दिन जेल में था। ये वही ममता थी जिसने कहा था कि वह सवाल न पूछने वालों को हटाएगी। सत्ता मिलते ही वह खुद सवाल नहीं सुन सकती थी। और फिर घोटालों का सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम नहीं ले रहा। सराधा पूंजी स्कैम, 17 लाख गरीब परिवारों का पैसा डूबा, 200 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी कर ली। उस स्कैम के मालिक सुदीप सेन ने ममता बनर्जी की पेंटिंग्स पर लाखों रुपए खर्च किए थे। क्या ये कोई साधारण संयोग था? नाराजा स्टिंग ऑपरेशन। तृणमूल के 11 बड़े नेता जिनमें मंत्री थे और सांसद थे, कैमरे में रिश्वत लेते पकड़े गए। एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम, देश के सबसे बड़े सरकारी नौकरी घोटालों में से एक। ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की गई, बिना मेरिट के हजारों लोगों को नौकरी दी गई। तृणमूल के वरिष्ठ नेता पार्था चटर्जी गिरफ्तार हुए और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए नगद और ढेरों सोना बरामद हुआ। हाईकोर्ट ने 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां एक झटके में रद्द कर दी। उन हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई जिन्होंने सालों मेहनत की, सपने देखे। और इस सब का ममता बनर्जी का जवाब, ये सब बीजेपी की साजिश है। लेकिन सबसे दर्दनाक वो 2 घटनाएं थीं जिन्होंने पूरे देश की नींद उड़ा दी। पहला, संदेश खाली, उत्तर 24 परगना का एक छोटा सा गांव। वहां के तृणमूल नेता शेख शाहजहां और उसके गुर्गे सालों से स्थानीय महिलाओं को पार्टी ऑफिस बुलाकर उनके साथ ऐसे कृत्य करते थे जिसे लिखना तो दूर, सोचना भी मुश्किल है। जब ये बात बाहर आई तो शाहजहां 55 दिन तक फरार रहा। 55 दिन। बंगाल पुलिस, जिसके गृह मंत्री खुद ममता बनर्जी हैं, उसे ढूंढ नहीं पाई। जब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई तो पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। ये अक्षमता थी या मिली भगत? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। और दूसरा, आरजी कर मेडिकल कॉलेज। एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद वह सेमिनार हॉल में थोड़ा आराम करने लेटी थी। उसके साथ जो किया गया वह इतना राक्षसी था कि देश सिहर उठा। अस्पताल प्रशासन ने माता पिता से कहा कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। शव को ठीक से देखने नहीं दिया गया। सबूत मिटाने के लिए रातों रात क्राइम सीन पर निर्माण शुरू कर दिया गया। और इस पूरी त्रासदी के बीच ममता बनर्जी का बयान आया, लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। एक महिला जो खुद लाठी खा चुकी है, जिसने अपनी पूरी राजनीति महिला सशक्तिकरण के नारे पर खड़ी की है, वही कह रही है कि रात में बाहर न जाएं। मानो गलती उस डॉक्टर की थी, मानो उसे रात में बाहर नहीं जाना चाहिए था।
इस बयान के बाद पहली बार बंगाल की सड़कें ममता बनर्जी के खिलाफ भर गईं। डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया, छात्र उतर आए, आम लोग आ गए और ममता का जवाब और भी हैरान करने वाला था। वह खुद सड़क पर उतर गईं, अपनी ही सरकार के खिलाफ न्याय की मांग करने। जब आप सीएम हैं, गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप अपनी ही सरकार से न्याय मांग रहे हैं, यहाँ तो हंसना चाहिए या रोना समझ नहीं आता। हाँ, एक बात है जो ममता बनर्जी ने सही में की है, उन्होंने 70 से ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं बनाई। कन्याश्री योजना ने बंगाल में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को काफी कम किया। लक्ष्मी भंडार में हर घर की महिला मुखिया को हर महीने पैसे मिलते हैं। रूपाश्री योजना में शादी के लिए मदद दी जाती है और 2 रुपए किलो चावल ने लाखों गरीब परिवारों को राहत दी। यही वजह है कि बंगाल की गरीब आबादी आज भी ममता के साथ खड़ी है। लेकिन इन योजनाओं ने सिर्फ गरीबी को प्रबंधित किया है, खत्म नहीं किया। बंगाल का पढ़ा लिखा युवा आज भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की ओर पलायन कर रहा है, क्योंकि यहाँ न उद्योग हैं, न नौकरियां, न कोई भविष्य। बंगाल के युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन कमाई नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग रिक्शा चलाने के लिए भी हाथ जोड़ रहे हैं। आज बंगाल हर सूचकांक में पिछड़ा हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 28 राज्यों में से 27वां स्थान। देश के 4 लाख भिखारियों में से 1 लाख अकेले पश्चिम बंगाल में है। चाइल्ड मैरिज में बंगाल दूसरे नंबर पर है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाने लगा है। वही बंगाल जिसने एक बार पूरे भारत को रास्ता दिखाया था, आज खुद उस रास्ते की तलाश में है जहां से वह कभी गुजरा करता था। वही बंगाल जिसकी मिट्टी में विवेकानंद पैदा हुए, टैगोर पैदा हुए, नेताजी पैदा हुए, आज उसी मिट्टी पर संदेश खाली और आरजी कर जैसी दास्तां लिखी जा रही है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, बंगाल खत्म नहीं हुआ है। बंगाल अभी भी वही बंगाल है, वही मेहनती हाथ हैं, वही रचनात्मक दिमाग है, वही लड़ने वाली जिद है। बस जरूरत है एक ऐसे नेतृत्व की जो सत्ता के लिए नहीं, उसके लिए आए, जो बंगाल के गरीब, बंगाल के युवा, बंगाल के किसानों के लिए काम करे। एक ऐसे नेतृत्व की जो घोटालों में नहीं, विकास में विश्वास रखता हो। एक ऐसे नेतृत्व की जो बंगाल की बेटियों से ये न कहे कि रात में बाहर मत जाओ, बल्कि उन्हें इतना सुरक्षित माहौल दे कि वो रात के 2 बजे भी बेफिक्र होकर बाहर निकल सके। बंगाल फिर से उठेगा, क्योंकि बंगाल ने बहुत संघर्ष देखा है। 1947 में देश का बंटवारा देखा, 1971 का युद्ध देखा, 34 साल के वामपंथी आतंक देखा और अब देख रहा है एक ऐसी सरकार जो तो अपनी बनकर आई थी, लेकिन वही बन गई जिससे लड़ने आई थी। बंगाल की मिट्टी अभी भी उपजाऊ है, यहाँ के लोग अभी भी प्यासे हैं एक बेहतर कल के लिए। उम्मीद है वो दिन जल्द आएगा जब बंगाल फिर से उस मुकाम पर पहुंचेगा जिसका वो सदियों से हकदार रहा है। सोने का बंगाल फिर से लौटेगा। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं, एक यकीन है।